बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक खुलासे ने आजादी की लड़ाई के इस हथियारबंद सिपाही की उस कहानी को ताजा कर दिया है जिसने देश के लिए अपनी जान दी, और उनकी मौत आजाद भारत का सबसे बड़ा राज बनकर रह गई। आजाद हिंद सेना ने जब नेताजी का पैगाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा, हाथों में तिरंगा, खुलासा सबसे बड़ी जासूसी का, गूंज उठा, हाथों में तिरंगा थाम लिया। 26 नवंबर 1957, जवाहरलाल नेहरू। जैसे ही मैं जापान से निकला, मैंने सुना कि शरद चंद्र बोस के बेटे श्री अमीय बोस टोक्यो पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे टोक्यो के राजदूत को खत लिखें और पता लगाएं कि टोक्यो में अमीय बोस ने क्या किया। क्या वो दूतावास पहुंचे या फिर रेंकोजी टेम्पल? शरद चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे और अम्मे बोस उनके भतीजे, और ये खत लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने अपने विदेश सचिव सुबिमल दत्त को। माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक जासूसी के विरोधी थे, लेकिन नेशनल आर्काइव से एबीपी न्यूज़ को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उनसे पता चलता है कि न केवल इस मौके पर बल्कि पूरे 20 साल तक जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार की निगरानी करवाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि आपको इस जासूसी की वजह और उसके किरदारों से मिलवाएं, जरा देखिए नेशनल आर्काइव्स में आ चुके उन गोपनीय दस्तावेजों में क्या है। 20 अक्टूबर 1952। प्रिय शिशिर, अनीता की सेहत और स्कूल सब बढ़िया चल रहा है। उसकी लंबाई भी बढ़ गई है और शरीर भी निखर रहा है, लेकिन वो मोटी नहीं है। उसे स्कूल में अब अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है और अंग्रेजी में उसे मजा आ रहा है। तुम्हारी चाची एमिली शेंकिल। 1955। चाची जी, अगर आप यहां होती तो आपको पता चलता कि भारत की आजादी के संघर्ष में सिर्फ 2 लोगों की अहमियत है। एक तो महात्मा गांधी और दूसरे नेहरू। बाकी तो एक्स्ट्रा हैं। शिशिर बोस, सुभाष चंद्र बोस के भतीजे। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का ये खत हो या सुभाष बाबू के प्रिय भतीजे शिशिर की वियना भेजी गई चिट्ठियां, वो जवाहरलाल नेहरू के 16 साल के कार्यकाल के दौरान पहले आईबी के हाथों में जाती थी, फिर उनकी नकल उतारी जाती थी और फिर उन्हें सुभाष चंद्र बोस के घर वालों तक पहुंचने दिया जाता था। ये नकल उन्हीं गोपनीय दस्तावेजों में मौजूद है जो अब नेशनल आर्काइव पहुंचकर सार्वजनिक हो चुकी हैं। ये शॉकिंग न्यूज़ है, खाली परिवार के लिए नहीं, आपका फ्रीडम मूवमेंट के जितना परिवार इसके साथ थे, ये सब के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है। जिन 20 वर्षों में भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो नेताजी के परिवार पर नजर रखती रही, उनकी कहानी आप शायद ही जानते हो। इसके लिए आपको मिलवाते हैं सुभाष चंद्र बोस के पूरे परिवार से। कटक के वकील जानकी बोस और उनकी पत्नी प्रभावती के 13 बच्चों में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल थे। शरद चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल थे तो सुभाष चंद्र बोस आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सुभाष चंद्र बोस के परिवार में उनकी पत्नी एमिली शेंकिल थी जो वियना में रहती थी, और उनसे एक बेटी अनीता बोस फाफ हुई थी। आईबी सीधी नजर रखता था सुभाष चंद्र बोस की पत्नी पर। दूसरी तरफ शरद चंद्र बोस कोलकाता में रहते थे और उनकी शादी हुई थी बीवावती से। दोनों के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद की राजनीति में सिर्फ 2 बेटे सक्रिय हुए, अमीयनाथ बोस और डॉक्टर शिशिर कुमार बोस। दोनों ही सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। हाल ही में सार्वजनिक हुए दस्तावेज बताते हैं कि इन तीनों परिवारों पर रहती थी आईबी की नजर। लेकिन क्यों? सुभाष चंद्र बोस की जासूसी की कहानी शुरू होती है साल 1948 से, जब सुभाष चंद्र बोस की ताइपे में एक हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर सुर्खियां बनी थी।
ये खबर भी आई कि उनके पार्थिव शरीर की राख जापान के इस रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। यानी न तो किसी ने उनका पार्थिव शरीर देखा और न ही उनका अंतिम संस्कार। अमियोनाथ बोस जो काफी क्लोज थे सुभाष बोस के साथ, तो ही थॉट दैट मे बी अमियो बोस विल बी एबल टू नो सुभाष बोस का वेयर अबाउट्स, वो कहाँ है, तो उसीलिए उनको ऊपर सर्वेलेंस रखा गया। भारत के खुफिया तंत्र के दो दिग्गज 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले भोलानाथ मलिक को सुभाष चंद्र बोस के परिवार की हर हरकत की खबर देते रहे। यहां तक कि जब नेताजी के भतीजे अमेय बोस ने कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी फाउंडेशन की स्थापना करने की कोशिश की और दूसरे देशों को चिट्ठियां लिखनी शुरू की, तो ये चिट्ठियां भी पहले आईबी की मेज पर ही पहुंच जाती थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिवार की हर हरकत पर नजर क्यों रखना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का परिवार भी अब इस सवाल का जवाब तलाश रहा है। आरोपों की तह में जाने के लिए आपको लिए चलते हैं नेताजी के इतिहास की कुछ अहम घटनाओं के करीब। 1930 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अहम हिस्सा हुआ करते थे और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। लेकिन माना जाता है कि महात्मा गांधी की अहिंसा की बजाय पूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने साल 1939 में कांग्रेस छोड़ दी। सार्वजनिक हुए दस्तावेजों के मुताबिक 1939 में उन्होंने अपने भतीजे अमियनाथ बोस को चिट्ठी लिखी। 1939। प्रिय अमी, मुझे किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस, तुम्हारा चाचा। सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अमीनाथ बोस का झुकाव वामपंथी राजनीति की ओर था और अंग्रेजी हुकूमत ने इसीलिए उन पर नजर रखना शुरू किया था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में 40,000 युद्ध बंदियों की मदद से आजाद हिंद फौज बना ली थी और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी छेड़ दी थी। अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 और IB के साथ मिलकर काम करने को हरी झंडी दे दी। ऐसे में वामपंथी झुकाव वाले अमियनाथ बोस IB के रडार पर इसलिए आए कि कहीं वो दोबारा आजाद हिंद फौज या कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी न कर लें। IB के एक टॉप सीक्रेट नोट के साथ 1968 का दस्तावेज भी अब सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें लिखा गया है कि आजाद हिंद फौज के पुराने फौजियों को जोड़कर वो लोग आजाद हिंद दल बनाने की दिशा में काम करने लगे हैं। इस बात की रिपोर्ट मिली है कि वो लोग राज्य और केंद्र के कुछ अहम लोगों को मनाने में कामयाब भी हो गए। तो क्या नेहरू इस बात से डर गए थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस की मौत 1948 की हवाई यात्रा में नहीं हुई होगी तो वो लौटकर उनको राजनीतिक चुनौती दे सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या इसी वजह से कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 150 फाइलों को सामने नहीं आने दिया था? लेकिन एक सच ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस की गोपनीय फाइलों को सामने लाने का वादा करने वाली बीजेपी भी अब पर्दा उठाने को तैयार नहीं है।